Hello, welcome to our channel Let's Learn. Always keep learning and never give up. आज के इस वीडियो में आपको एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। E=mc² जैसी इक्वेशन देने वाले महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का निधन 18 अप्रैल 1955 में हुआ था। लेकिन मरने से पहले आइंस्टीन ने ये साफ साफ कह दिया था कि उन पर या उनके दिमाग पर किसी तरह की कोई रिसर्च ना की जाए। लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे, जिनको आइंस्टीन के मरने के बाद उनके शरीर की जांच करनी थी, उन्होंने चुपके से आइंस्टीन के दिमाग को और आँखों को चोरी कर लिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनके दिमाग में क्या ऐसा खास है जो उन्हें औरों से अलग एक जीनियस बनाता है। उनके दिमाग में क्या चीज़ और किस किस तरह से काम करती है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी था। इसलिए थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग को तुरंत बाहर निकालकर उसका वज़न किया, जो कि 1230 ग्राम का था। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि थॉमस हार्वे ने तुरंत ही उस पर रिसर्च शुरू कर दी। उन्होंने लगभग 20 सालों तक आइंस्टीन के दिमाग को संरक्षित रखा। फिर उसके बाद जब आइंस्टीन के बेटे की उन्हें परमिशन मिल गई, उसके बाद ही उन्होंने रिसर्च शुरू की। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आइंस्टीन के दिमाग के करीब 200 हिस्से किए गए ताकि अलग अलग रिसर्चर्स द्वारा रिसर्च हो पाए, और इन हिस्सों से दुनिया के अलग अलग रिसर्चर्स द्वारा रिसर्च भी की गई और रिज़ल्ट चौंकाने वाले थे। आइंस्टीन के दिमाग की सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उनके दिमाग में ग्लायल सेल्स की संख्या नॉर्मल इंसान के दिमाग के ग्लायल सेल्स की संख्या से बहुत ज़्यादा थी। ग्लायल सेल्स वो सेल्स होती हैं जो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने का काम करती हैं। आइंस्टीन के दिमाग में इन सेल्स की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उनके दिमाग में बनने वाले सिनेप्टिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इन्हीं की वजह से उनका दिमाग पावरफुल था, और इन्हीं सेल्स की वजह से आइंस्टीन के दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरोजेनेसिस एबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनाने की एबिलिटी को न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है। आइंस्टीन के दिमाग की दूसरी चौंका देने वाली बात यह थी कि उनके दिमाग में सेल्वर फिजन नाम का ब्रेन पार्ट था ही नहीं। ये पार्ट दिमाग में एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं कि उनके दिमाग में सभी सिर्फ पॉजिटिव फंक्शनल पार्ट्स ही थे, और हम ये भी कह सकते हैं कि शायद यही चीज़ें थीं जो उन्हें एक आम व्यक्ति से अलग बनाती थीं। उनके दिमाग की तीसरी रोचक बात बताएं तो जनरली हमारा दिमाग दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ़्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर, जिसमें लेफ़्ट साइड ऑफ अ ब्रेन का काम लॉजिकल चीज़ों पर ध्यान देना होता है, वहीं राइट हेमिस्फेयर यानी राइट साइड ऑफ अ ब्रेन का काम इमेजिनेशन, आर्ट और क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच में एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर भी होता है, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। इसका काम लेफ़्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करना होता है। आप खुद समझ सकते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग ये कॉर्पस कैलोसम होगा, दिमाग में जाने वाली इन्फॉर्मेशन उतने ही अच्छे से काम करेगी। अब जाहिर सी बात है कि दोनों पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, व्यक्ति उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि इसमें लॉजिक विद क्रिएटिविटी का हुनर आएगा। आइंस्टीन के दिमाग का ये बीच वाला हिस्सा यानी कॉर्पस कैलोसम बहुत स्ट्रॉन्ग था, तभी उनके दिमाग के दोनों हेमिस्फेयर बहुत ही स्ट्रांगली परफॉर्म करते थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आइंस्टीन का लेफ़्ट पैरेटल लॉब एक आम इंसान से 15% बड़ा था। अब ये किसी को नहीं पता था कि ये जेनेटिकल था या फिर उनके दिमाग के उस हिस्से का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से बड़ा हुआ था। लेफ़्ट पैरेटल लॉब ये मैथमेटिकल, रीजनिंग और लॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, अगर आप भी एल्बर्ट आइंस्टीन की तरह अपने दिमाग को इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं जिससे आपका भी लेफ़्ट और राइट दोनों हेमिस्फेयर स्ट्रांगली वर्क करें, तो इसके लिए आप नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने व मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेडिटेशन से हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग को भी पॉजिटिव वाइब्रेशन
और एनर्जी मिलती है। सो कीप मेडिटेटिंग एंड बी एनर्जेटिक। मिलेंगे फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।